नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा 2024 नज़दीक आ रही है, तो हम भी विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के जो टेस्ट उपलब्ध हो पा रहे हैं उनको आप तक आज से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आज हमने जो दृष्टि संस्थान है उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसमें कराया जाने वाला जो टेस्ट होता है उसको आज आपके सामने हम लाए हैं। और यह जो दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम इंटीग्रेटेड है, उस जो 2024 के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसका यह पहला टेस्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टेस्ट को आपके सामने रखेंगे और एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, और आप लोग भी अपने जो आंसर होंगे उन्हें टिक करते जाइएगा और अंत में देखिएगा कि जितने भी प्रश्न आज कराए गए उसमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा और इसका जो पीडीएफ होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका जो लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। हम एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके सामने उसके ऑप्शन जो होंगे वह रहेंगे और कुछ समय दिया जाएगा कि आप उस पर विचार करके और अपना जो सही उत्तर होगा उसको टिक कर सकें, और लास्ट में यह देख सके कि आपके कितने जो प्रश्न है वह सही हो सके। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का इस दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम का जो पहला टेस्ट है उसका जो पहला प्रश्न है वह आपके सामने है और आप देख सकते हैं, और इसको अच्छे से पढ़ के इसमें जो सही उत्तर है उसका चयन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसका उत्तर भी बताते चलेंगे, जिससे आप लास्ट में जो है वह काउंट कर सके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लेशियर के विभिन्न भाग समान गति से चलते हैं। ग्लेशियर के विभिन्न भाग समान गति से चलते हैं। जलवायु में हो रहे परिवर्तन को समझने में इसकी कोई उपयोगिता नहीं, यानी कि इसकी ग्लेशियर की इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ग्लेशियर की बर्फ पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार है। मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार है। और हमारा जो चौथा कथन है वह है, ड्रमलीन अंडाकार की रिज जैसी विशेषताएं हो जो मुख्य रूप से हिमनदों से बनी होती है। ड्रमलीन एक प्रकार की जो है स्थलाकृति है, उसके बारे में पूछा गया। तो चारों प्रश्न, ये जो कथन दिए गए हैं इस प्रश्न का, उसको आप पढ़ें और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। तो इसमें से जो हमारा होगा यह आंसर 20 सत्य होगा। तो आप भी इसको मार्क कर सकते हैं कि आपने कौन सा उत्तर सही किया था। और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वह टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। समय की कमी के कारण इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसे हम यहाँ पे नहीं करा सकते, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम सिर्फ प्रश्न को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह है, शीत मरुस्थल का निर्माण प्रभावित होता है। कथन पहला है, पर्वत श्रृंखलाओं के कारण होने वाले वृष्टि छाया प्रभाव से जो शीत मरुस्थल होता है उसका निर्माण कैसे होता है, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो पहला कथन है, पर्वत श्रृंखलाओं के कारण होने वाले वृष्टि छाया प्रभाव से। दूसरा कथन है, जल निकायों से दूरी से। दूसरा कथन जल निकायों की जो दूरी है। तीसरा कथन है, प्रचलित पवन प्रतिरूप से। और चौथा कथन है, अक्षांश और ऊंचाई के कारण तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव से। तो आप जो है इनको पढ़िए और आप मार्क करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी है। इसके जो सभी चारों कथन है वह पूर्ण रूप से सत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ झील दिया गया है और एक तरफ उनका राज्य के किस राज्य में स्थित है। तो पहला है हाफलोंग झील, जो कि कर्नाटक दिया गया है। और दूसरा है हमीररस झील। तीसरा है बड़खल झील। चौथा है
उलसूर झील। तो आप इसको देखिए और क्या ये सही जगह इनका जो मिलान है वह सही दिया गया है। यदि जो जो मिलान सही हो उसी आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी। इसमें से जो केवल 2 युग्म है वह सही रूप से मिले हैं, बाकी 2 युग्म गलत हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की परिवर्तनशीलता निर्भर करती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की परिवर्तनशीलता निर्भर करती है। कथन है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने पर आशा करता है कि आप ये जो प्रश्न है अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाए गए हैं। क्योंकि दृष्टि का जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है वह एक अपने आप में स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोग्राम है, और जाहिर से उसमें जो टेस्ट कराए जा रहे हैं वह भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। तो आप इससे पढ़कर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का जो एक्सप्लेनेशन होगा वह PDF के रूप में हमारे जो टेलीग्राम चैनल होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आपको जरूर ही दे दिया जाएगा, जिससे आप पढ़कर इन सभी प्रश्नों का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसे पढ़कर अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो जो प्रश्न जो है वह कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की परिवर्तनशीलता निर्भर करती है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने पर। दूसरा कथन है सूर्य की किरणों के झुकाव के कोण पर। तीसरा कथन है दिन की लंबाई पर। चौथा कथन है वातावरण की पारदर्शिता पर। और पांचवा जो कथन है वह है भूमि विन्यास की बनावट पर। तो इन कथनों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, 3 और 5। जो इसमें 3 और 5 दिया है यही जो है वह सही है परिवर्तनशीलता की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की ऊपरी सतह, पहला कथन है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप में से कुछ सूर्यातप की मात्रा धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। जो ऊष्मा संतुलन है, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, उसके संबंध में प्रश्न है। पहला कथन बता रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप में से कुछ सूर्यातप की मात्रा धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। अगला हमारा कथन है सूर्यातप की अधिकांश मात्रा पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अगला कथन है वायुमंडल भी कुछ सूर्यातप का अवशोषण करता है। और चौथा कथन है पृथ्वी जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है उतनी ही ऊष्मा पुनः वापस लौटा देती है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह होगा डी, यानी कि जो उपरोक्त चारों कथन है यह पूर्ण रूप से सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निरपेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरपेक्ष आर्द्रता जो है उसके संबंध में प्रश्न है। तो यह पहला कथन कह रहा है कि निरपेक्ष आर्द्रता हवा की वास्तविक जल वर्षा सामग्री का माप है। हवा की वास्तविक जल वर्षा सामग्री का माप है। दूसरा कथन है इसे ग्राम प्रति घन मीटर में नापा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में नापा जाता है। और तीसरा कथन है पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर निरपेक्ष आर्द्रता समान होती है। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जो स्थान होता है वहां पर निरपेक्ष आर्द्रता समान होती है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, यानी कि केवल 2 कथन, जो उपरोक्त में से 3 कथन है उसमें से केवल 2 कथन ही सत्य हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है
युग्मों पर विचार करने से है, किस कौन कौन से युग्म सही हैं। पहला जो पद है और उसका अर्थ आगे दिया गया है, इसमें से हमें देखना है कि किसका जो ये जैसे कोहरा दिया है तो क्या इसकी डिफिनीशन सही लिखी है, या ओस है, या संघनन है, या पाला है। सबसे पहले कोहरा देखते हैं। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा जलवाष्प वास्तविक जल में बदल जाता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा वाष्प जो जलवाष्प होता है वह वास्तविक जल में बदल दिया जाता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोहरा जल के रूप में होता है। इसके अलावा अगला जो है ओस युग्म, उसको हम देखते हैं। यह बादल, यह जो ओस है यह वह बादल जिसका आधार पृथ्वी पर या उसके बहुत निकट होता है। तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ओस जो होता है वह बादल के रूप में होता है। अब आप इसके अनुसार पर ये जो डिफिनीशन आगे दी गई है यह पता लगाई क्या यह सही डिफिनीशन है। तीसरा जो युग्म है वह है संघनन। यह तब बनता है जब ठोस वस्तुओं जैसे पत्थर और पौधों की पत्तियों आदि की ठंडी सतह पर जल की बूंदों के रूप में नमी जमा हो जाती है। और चौथा जो है वह है, यह ठंडी सतहों पर तब बनता है जब संघनन हिमांक बिंदु से 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो यह एक बहुत ही हमारे समझ से आसान क्वेश्चन आपके लिए रहा होगा। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं कि इसमें से जो केवल एक युग्म है वही सत्य है, बाकी जो 3 युग्म है वह पूरी रूप से गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह ए होगा। 8वां प्रश्न यह भी युग्मों पर विचार से संबंधित है। कुछ पद दिए गए हैं, उसके आगे उनका अर्थ यानी डिफिनीशन दिया गया है। आप बताइए कौन कौन से इसमें सही होंगे। तो पहला है हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवी सेल। तो हेडली सेल जो होता है इस पे इसका जो डिफिनीशन है वो दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। यह एक मध्य अक्षांशी वायुमंडलीय परिसंचरण है। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं यह एक मध्य अक्षांशी वायुमंडलीय परिसंचरण है जिसमें वायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर उठकर अत्यधिक ऊंचाई पर ध्रुव की ओर बहती है और फिर मध्य अक्षांश में नीचे उतरती है। दूसरा है फेरल। यह निम्न अक्षांशी वायुमंडलीय परिसंचरण है जिसमें वायु ध्रुवों के पास से ऊपर उठती है और अत्यधिक ऊंचाई पर ध्रुवों की ओर बहती है तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में नीचे उतरती है। यह फेरल सेल के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो है वह ध्रुवीय सेल। यह एक बड़े पैमाने का वायुमंडलीय परिसंचरण है जिसमें वायु भूमध्य रेखा के पास ऊपर उठती है, अधिक ऊंचाई पर ध्रुव की ओर बहती है, उपोष्ण कटिबंध में उतरती है और फिर धरातल के समीप भूमध्य रेखा की ओर बहती है। तो इस आधार पर यदि आपने जो त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कर ले जाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि नहीं पढ़ा होगा तो टेस्ट सीरीज का यही फायदा होता है कि जो जो कुछ सूचनाएं पढ़ते समय छूट गई हो उसे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो जो यह प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी। इसमें से जो सभी जो डिफिनीशंस दिए गए हैं सभी युग्म जो हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। इनका क्रम ऊपर नीचे कर दिया गया है। बस चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एस्कर, सर्क और मोरेन यह सभी जो भूआकृतियां हैं यह ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं। इसमें पता लगाना है कि कौन कौन सी आकृतियां जो हैं वह ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ये सभी जो आकृतियां हैं यह ग्लेशियरों के द्वारा निर्मित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन पहला है, मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण नम भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा कथन है, मरुस्थलीकरण का अर्थ मौजूदा मरुस्थलों का विस्तार भी है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि जो हमारा कौन सा कथन सही होगा। तो जो हमारा यह 10वां प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है वह डी सत्य है, यानी कि न तो एक न ही दो। मरुस्थलीकरण के संबंध में जो दोनों कथन उपरोक्त में दिए गए हैं यह दोनों ही कथन गलत हैं।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है कि पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी योजना, पोषण भी पढ़ाई भी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला जो कथन है वह है पोषण भी पढ़ाई भी योजना देश भर की आंगनवाड़ियों में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। जो ECCE है मिशन, यानी कि पढ़ाई भी पोषण भी सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। यानी कि जो ECCE है यानी कि बचपन देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा जो है इसकी जो परिकल्पना है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। तो इस आधार पर यदि हम देखेंगे तो ये जो दोनों उपरोक्त कथन है वह सत्य हैं। आप भी आशा करता हूं कि मार्क करते जा रहे होंगे और अंत में यह काउंट करेंगे। जब यह प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप वीडियो पॉज करके प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ने के बाद अपना जो उत्तर हो वह कापी में मार्क कर लीजिए और लीजिए कि जैसे 11वां प्रश्न आपने पढ़ा तो उसमें मार्क कर लीजिए कि 11वां प्रश्न का सी आंसर सही होगा, ताकि लास्ट में आप उसे काउंट कर सके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी ये जो PDF है यह आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न वह है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उत्पादकों को उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार बनाता है। उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए पर्यावरणीय प्रभावों के लिए जिम्मेदार बनाता है। साथ ही दूसरा कथन है EPR विभिन्न प्रकार के कचरे जिसमें प्लास्टिक कचरा, कचरा और बैटरी कचरा शामिल है पर लागू होता है। इसमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा आंसर D, यानी कि जो ये दोनों उपरोक्त कथन है यह पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो न तो एक न ही दो, यानी कि न तो पहला कथन सही है और न हो ही दूसरा कथन सही है। यानी कि मतलब इस प्रश्न के अनुसार, यानी कि कथन तो वैसे दोनों सही है लेकिन यह प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, जबकि ये दोनों सही है तो उत्तर होगा न तो एक न ही दो। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रव्यापी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड KCC जिसे बोलते हैं अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 1 मई 2023 से 31 मार्च 2028 तक राष्ट्रव्यापी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन KCC अभियान शुरू किया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1985 में शुरू की गई थी। तीसरा कथन है यह अभियान पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे छोटे भूमिहीन किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करेगा। तो यह जो कथन जो प्रश्न है 13वां, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन A, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक कथन सत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है बाजार अनुभव केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार अनुभव केंद्र, पहला कथन है भारत ने नैफेड के सहयोग से, नैफेड एक संस्था है, नैफेड के सहयोग से बाजरा अनुभव केंद्र, यहाँ पे बाजार लिखा है, मिलेट होगा, बाजरा जो मतलब कि मोटा अनाज जो होता है, बाजरा अनुभव केंद्र की शुरुआत की गई है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में जो बाजरा है उसको श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न कहा गया है। इसके अलावा यूएनजीए ने यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल जो असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है यूएनजीए द्वारा। तो इस जो 14वां है इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा अब तक में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी। इसमें से जो दो कथन है, इसमें से जो दो कथन है यह सत्य है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार है। भारत जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा बाजार है। और दूसरा कथन है, चिकित्सा उपकरण श्रेणी में 40% बाजार हिस्सेदारी के साथ चीन का वैश्विक बाजार पर प्रभुत्व है। तो इस आधार पर इसका जो दूसरा कथन होगा यानी कि केवल जो दो कथन होगा वही सत्य होगा, यानी पहला कथन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है। भारत में एमएसएमई दिवस 2023 की थीम फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @75। तो इस आधार पर यह जो कथन है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, न तो एक न ही दो, यानी कि जो दोनों कथन है यह गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है यह जो जोगी घोपा मणिपुर में बनाया जा रहा है, यानी कि है। और दूसरा कथन है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक परिवहन केंद्र है जो परिवहन के विभिन्न तरीकों को एक स्थान पर जोड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, यानी कि जो दूसरा कथन है यह सत्य है और पहला कथन गलत है। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां जो प्रश्न है वह कह रहा है, गैर संचारी रोग यानी जो एनडीसी होता है, एनसीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर संचारी रोग के बारे में प्रश्न है। इसमें जो पहला कथन है वो बोल रहा है कि गैर संचारी रोग जिन्हें दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में जाना जाता है, लंबी अवधि की होती हैं और आनुवंशिक शारीरिक कारकों के संयोजन का परिणाम होती हैं। और दूसरा कथन है, गैर संचारी रोग मुख्य रूप से हृदय संबंधी रोग होते हैं। तो इस संबंध में यह जो प्रश्न है इसके जो दोनों कथन है यह पूर्ण रूप से सत्य है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह सी होगा। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कहता है, समर्थ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समर्थ अभियान, इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। ग्राम पंचायत के स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है समर्थ अभियान। और दूसरा कथन है, समर्थ अभियान का आशय सशक्त महिला आत्मनिर्भर राष्ट्र है। सशक्त महिला आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो इस आधार पर जो सशक्त अभियान है इसके संबंध में जो दोनों कथन है यह पूर्ण रूप से सत्य है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी होगा वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजल टैक्स की जो शुरुआत है वह 1991 में लागू किया गया था। इसकी एंजल टैक्स है 1991 में लागू किया गया था। दूसरा कथन है, बीमा व्यवसाय में शामिल बैंकों या संस्थानों को एंजल टैक्स से छूट दी जाती है, छूट दी गई है। तो इस संदर्भ में जो दूसरा कथन है यानी कि कथन बी यह सही होगा। यह जो पहला कथन है यह गलत है और दूसरा कथन सही है। तो इसलिए ऑप्शन जो बी होगा वह सही होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वह फिर से याद दिला दें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप के एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन पढ़े यह टेस्ट सही नहीं है। टेस्ट तो आपके लिए सिर्फ एक अभ्यास है ताकि आप यह अंदाजा लगा सके कि कितना
आपकी जो तैयारी है कहाँ तक पहुँच चुकी है। परंतु इस टेस्ट से जब सीखने की बारी आएगी तो जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तभी वह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, छठे हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन की थीम शांति, समृद्धि और अनुकूल भविष्य के लिए साझेदारी थी। तो जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन है उससे संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन जो दूसरा है वह सिर्फ सत्य है और पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, हाल ही में जारी बाल कुपोषण का स्तर और रुझान संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38.7% भारतीय बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। और दूसरा कथन है, दुनिया भर में कमजोर बच्चों में से आधे बच्चे भारत में रहते हैं। तीसरा कथन है, 2022 में भारत में स्टंटिंग दर 9.7% थी। तो इस संबंध में इसमें कितने कथन सत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है, बाकी दो कथन जो है वह गलत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैल्शियम 41 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम 41 कैल्शियम का एक दुर्लभ दीर्घकालिक रेडियो आइसोटोप है। दूसरा कथन है, इसका उत्पादन पृथ्वी की भूपर्पटी से होता है। तो यह एक दुर्लभ जो पदार्थ होता है उसमें से सम्मिलित है। तो इसलिए यह जो दोनों कथन है और सही है और इसका ऑप्शन सी जो होगा वह सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथ के लिए फार्माकियो आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीसीआईएम एंड हेल्थ की अपनी यात्रा के दौरान आयुर्वेदिक क्लिनिक का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय के तहत ये जो भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथ के लिए फार्माकियो आयोग है, पीसीआईएम एंड एच का फेमस जो आयुष दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण पर है, यानी कि जो फोकस है इसका पीसीआईएम एंड एच का फोकस जो होगा वह एएसयू एंड एच दवाओं की जो गुणवत्ता होगी उसको नियंत्रित करने पर होगा। अगला कथन है, केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य मुफ्त परामर्श देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक कथन सत्य है। 25वां प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है लोकहित के लिए नवीनतम तकनीक प्रगति का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दूसरा कथन है, जो NEVA यानी कि जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है। इस संबंध में जो इसका कथन सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह सत्य हो जाता है, यानी कि दोनों कथन पूर्ण रूप से सत्य हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, उड़ान 5.1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन मार्गों को अनुमति देना जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है, यानी उन मार्गों को अनुमति देना जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में है। दूसरा कथन है, यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा में
40% तक की कमी की गई। इसके अलावा तीसरा कथन है, ऑपरेटरों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, या जिसे वीजीएफ बोला जाता है, पीपीपी में इसे हम पढ़ते हैं, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, वीजीएफ कैप को सिंगल एंड ट्विन इंजन दोनों के लिए काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो जो उड़ान 5.1 है उसके संबंध में यह पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथन में से कितने कथन सही नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वह ए होगा, यानी कि उपरोक्त में से केवल एक कथन सही नहीं है, बाकी दो कथन पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 27वें प्रश्न की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एआई सुपर कंप्यूटर, AIRAWAT यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म है वह CDAC पूरे में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है, यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई है। यह प्रणाली जो है वह भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई। तो इस संबंध में इसका जो ऑप्शन सी होगा यह सत्य होगा। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन का जो विषय होगा वह होगा टुवर्ड्स जो शिखर सम्मेलन है संघाई SCO का जो शिखर सम्मेलन का जो विषय है वह है टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। तो इस संबंध में इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा सी, यानी कि दोनों कथन पूर्ण रूप से सत्य हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान का कार्यक्रम कैच द रेन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जल संकट वाले जिलों में कृषि को बढ़ावा देना जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा कथन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के कार्यान्वयन पर कार्यशाला की अध्यक्षता की, यानी प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के कार्यक्रम पर कार्यशाला की अध्यक्षता की। तीसरा कथन है, कृषि के लिए जल संरक्षण 2023 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन की जो थीम थी कृषि के लिए जल संरक्षण। तो इस संबंध में यह जो तीन कथन है इसमें से है कि कितने कथन जो है वह सही नहीं है। तो जो हमारा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी, यानी कि सभी जो तीनों कथन है यह पूर्ण से सत्य नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना जहाजों की सिहानो कविले कंबोडिया यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नौसेना जहाजों की सिहानो कविले यात्रा के, यानी कि कंबोडिया का यह स्थान है, वहाँ की यात्रा के संबंध में विचार करना है। तो सिहानो कविले में पोर्ट काल का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करना है। दूसरा कथन है, रियर एडमिरल गुरचरण सिंह सिहानो कविले में अपने पोर्ट काल के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली और सतपुड़ा की कमान संभाल रहे हैं। तो इस संबंध में जो हमारा कथन बी है वह सत्य है, यानी कि कथन केवल दो वह सत्य है। अगला कथन, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड PBR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के संदर्भ में। तो पहला कथन है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के अद्यतनीकरण और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान कर्नाटक में शुरू किया गया था। तो इसके लिए राष्ट्रीय अभियान है वह कर्नाटक में शुरू किया गया था। दूसरा कथन है जैव विविधता के संरक्षण, धारणीय उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई थी। तो इस संबंध में जो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा कथन जो एक है, यानी कि केवल एक, यही कथन सत्य नहीं है, बाकी दूसरा कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कोयला क्षेत्र द्वारा 2027 तक जो 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना को पूरा करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला परिवहन के संबंध में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोयला वैगनों की संख्या बढ़ाना है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य। दूसरा कथन है धीमी लोडिंग प्रक्रिया और कोयले की निम्न गुणवत्ता तीव्र लोडिंग प्रक्रिया वाले कोयले हैंडलिंग प्लांट और साइलो के कुछ लाभ हैं। यानी कि धीमी लोडिंग प्रक्रिया और कोयले की निम्न गुणवत्ता तीव्र लोडिंग प्रणाली वाले कोयले हैंडलिंग प्लांट और साइलो के कुछ लाभ हैं। और तीसरा कथन है इसका जो मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल त्वरित और लागत प्रभावी कोयला परिवहन का विकास करना है। तो इस संबंध में जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ए, यानी कि इसमें से केवल एक कथन सत्य है, बाकी जो अन्य कथन है वह गलत है। इन सब प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन जो होगा वह आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा किसे जो दार्शनिक हिस्सा है वह प्रेरित है। पहला है आयरिश संविधान, दूसरा है अमेरिकी संविधान, तीसरा है ब्रिटिश संविधान, चौथा है आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान। तो इस संबंध में जो हमारा यह कथन जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि 33वें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर जो बी है अमेरिका, और ये है जो ए आयरिश, ए और ए, तो ये मिलाकर यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा डी, यानी कि आयरिश संविधान से और अमेरिकी संविधान से, इन दोनों से जो है वह भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा लिया गया है। अगला प्रश्न पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण एक नवीन सूर्य के आसपास धीरे धीरे घूर्णन करते हुए पदार्थों से हुआ है। निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तुत और 1996 में पियरे लाप्लास द्वारा संशोधित की गई थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को बाह्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र, दूसरा कथन है शुक्र सघन वातावरण के कारण चमकीला है। शुक्र सघन वातावरण के कारण चमकीला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 ये जो हैं यह आंतरिक ग्रह हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है। 36वां प्रश्न क्या था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद पदार्थों के घनत्व का अनुमान लगाना संभव है। दूसरा कथन है उल्काओं की संरचना और संगठन पृथ्वी ग्रह के समान है।
तीसरा कथन है भूपर्पटी की मोटाई समुद्र और महाद्वीपीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। तो इस संदर्भ में कितने कथन सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा। तीनों जो कथन है वह पूर्ण रूप से सत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी से निकलने वाली गलित चट्टानों स्टेनोस्फीयर से आती हैं। गलित चट्टानें जो होती हैं वह स्टेनोस्फीयर से आती हैं। दूसरा कथन है भूपर्पटी और सतह पर पहुंचने वाले शैलकृत पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। शैलकृत पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। तीसरा कथन है भूपर्पटी का घनत्व मेंटल से अधिक होता है। भूपर्पटी का घनत्व मेंटल से अधिक होता है। तो इस संदर्भ में जो केवल कथन ए है यह ही सही है, बाकी जो दो कथन है वह गलत है। अगला प्रश्न जो हमारा है 38वां प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के साथ संरेखित हैं। दूसरा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से लगभग 11 डिग्री झुके हुए हैं। तो इस संबंध में इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सत्य है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अधिकांश जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त होती है। अधिकांश जानकारी जो है वह प्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त होती है। दूसरा कथन है ज्वालामुखी विस्फोट अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें से कौन से कथन सही है, तो इसमें कथन डी, यानी कि न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है भारतीय प्लेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय प्लेट टेक्टोनिक रूप से प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट से भिन्न, यानी कि भारतीय प्लेट टेक्टोनिक रूप से जो प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट है उससे भिन्न है। और दूसरा कथन है यह हिमालय के साथ एक अभिसरण प्लेट सीमा बनाती है जो पाकिस्तान और म्यांमार तक विस्तृत है। जो पाकिस्तान और म्यांमार तक विस्तृत है। इस संबंध में जो हमारा कौन सा कथन सही है, तो यह जो हमारा पहला कथन है गलत और दूसरा सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है शुरुआत में सभी महाद्वीपों ने एक एकल महाद्वीपीय समूह का निर्माण किया जिसे लारेंसिया कहा गया। दूसरा, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल उत्तरदायी कारक माना गया। तीसरा कथन है पृथ्वी का क्रस्ट लगभग 20 खंडों में विभाजित है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। तो इसमें से जो कितने कथन है वह सत्य है, तो इसमें से कथन जो सिर्फ 2 हैं वह सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी एक कथन जो है वह गलत है। अगला प्रश्न मेंटल प्लूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मेंटल प्लूम मेंटल के एक निश्चित स्थान पर असामान्य रूप से गर्म मैग्मा की निरंतर आपूर्ति प्रदान करता है जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। दूसरा कथन है अधिकांश मेंटल प्लूम टेक्टोनिक प्लेट सीमा से दूर स्थित है जबकि अन्य प्लेट सीमाओं के पास असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा कथन है महाद्वीपों पर मेंटल प्लूम बाढ़ बेसाल्ट के व्यापक संचयन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो यह जो तीनों कथन है यह अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो डी होगा वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री क्षेत्र मुख्य रूप से नई परत के निर्माण, खनिज संसाधनों, उद्गम और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने का स्थल है। तो पहला महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा
महाद्वीपीय उत्थान, तीसरा महाद्वीप मध्य महासागरीय कटक, और चौथा जो है वह वेलांचली। तो इस संबंध में जो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाता है। यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा है, समुद्री क्षेत्र मुख्य रूप से नई परत के निर्माण, खनिज संसाधन उद्गम और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाला जो स्थल होता है वह होगा मध्य महासागरीय कटक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आमतौर पर संसदीय सरकार कही जाने वाली सरकार प्रणाली के वैकल्पिक नाम क्या है? आमतौर पर संसदीय सरकार कही जाने वाली सरकार प्रणाली के वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडलीय सरकार, उत्तरदायी सरकार, और तीसरा है सरकार का वेस्टमिनिस्टर रूप, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो संसदीय संस्कार है उसके संबंध में तीनों जो नाम है ए, बी और सी उपयोग किए जाते हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल थे? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन में निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शामिल थे? पहला है भूमि सुधारों की जांच से छूट, संविधान में पिछड़े वर्गों की सुरक्षा प्रदान करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाना। तो इस संबंध में जो हमारा कथन, ये तीनों जो ऑप्शन है यह सही हो जाते हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह सही उत्तर होगा कि जो प्रथम संविधान है निम्नलिखित में से इन तीनों प्रावधानों से जो प्रावधान थे इसमें शामिल किए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के प्राथमिक उद्देश्य को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के प्राथमिक उद्देश्य को सबसे सटीक रूप में दर्शाता है? पहला ऑप्शन है, यह आवश्यक विधियों को तैयार करने के उद्देश्य को स्थापित करता है। यह आवश्यक विधियों को तैयार करने के उद्देश्य को स्थापित करता है। दूसरा है, संविधान के माध्यम से हम राजनीतिक संस्थाओं और सरकार की स्थापना को सक्षम बनाते हैं। दूसरा है, संविधान सामाजिक न्याय, समानता और सुरक्षा जैसे सिद्धांतों के गारंटर के रूप में कार्य करता है। और चौथा है, यह सरकार के अधिकार को संरेखित और प्रतिबंधित करता है। तो किस रूप में? यह सर्वाधिक सटीक रूप में जो संविधान है उसके उद्देश्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस संबंध में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यह सत्य हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप कक्षा 11 और 12 के जो राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है उसको पढ़ सकते हैं, ताकि इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है वह आप सही तरीके से दे सकें। क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है आप लक्ष्मीकांत या कुछ कोचिंग संस्थाओं के नोटबुक को पढ़कर इस प्रकार के उत्तर जो प्रश्न है उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी जो है राजनीति विज्ञान की उस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आप विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह कैसे परिभाषित करेंगे? यह 2023 प्रीलिम्स का प्रश्न भी रहा है। तो इस आधार पर देखेंगे कि जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है उसकी अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से कैसे जो परिभाषित है वह करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून का न्याय संगत और निष्पक्ष प्रयोग। हमारा जो अगला प्रश्न है, परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार है विधायिका द्वारा शासन, एक बहुदलीय प्रणाली, एक सरकार जो लोकप्रिय समर्थन को दर्शाती है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस संबंध में जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। संवैधानिक सरकार जो है वह इनमें से जो उपरोक्त है वह सही नहीं है। तो इसलिए
हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स वाद का संबंध किससे है? कथन है, पहला कथन, भारत के संविधान में मूल संरचना सिद्धांत का विकास। दूसरा है, मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देने से संबंधित मुद्दा। तीसरा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार। और चौथा है ए और डी। तो इस संबंध में जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि कथन ए और बी सही है। और आज के इस सेशन का हमारा जो अंतिम प्रश्न है 50वां, यानी कि एक वीडियो में, एक सेशन में हम 50 प्रश्नों को देखेंगे ताकि वीडियो लंबा न हो और आप इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो को देखें। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। तो अंतिम आज का जो प्रश्न है वह है, भारत में विशेषाधिकार रिट जारी करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार विशेषाधिकार रिट जारी करने का जो अधिकार है वह है। दूसरा कथन है, परमादेश रिट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग किसी सार्वजनिक अधिकारी या अभिकरण को अनिवार्य कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। परमादेश है। तीसरा कथन है, किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश की मांग नहीं की जा सकती। इसमें से कितने कथन जो है वह सत्य है? तो इसमें से जो ऑप्शन होगा इसका भी होगा, केवल 2 कथन जो है वह सत्य हैं। तो इस प्रकार यह जो दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम की टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है उसके जो शुरुआती 50 क्वेश्चन थे उसे आज हमने इस वीडियो में देखा, और बाकी के पहले टेस्ट का जो 50 प्रश्न अभी बचे हुए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह जो टेस्ट है इसका जो पीडीएफ है वह हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी, और जो अपनी परीक्षा की तैयारी है उसे सुदृढ़ बना सकते हैं। तो इसी क्रम में जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनके टेस्ट को हम आपके समक्ष रखेंगे और आप उनको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आज का यह वीडियो यहीं तक, मिलते हैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।